हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पोर्टफोलियो 247। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस थे, तो सोचा कि एक डिस्कशन वीडियो इस पर होनी चाहिए क्योंकि इस टाइम 40% का डाउनफॉल ये स्टॉक दिखा चुका है। आपको बता दूं कि अगस्त 2023 में ही लिस्ट हुई थी ये। कुछ खास प्रीमियम इन्वेस्टर्स को नहीं मिला था उस टाइम क्योंकि उसके बाद सेलिंग प्रेशर आ गया था एंड लोअर सर्किट्स भी देखने को मिले थे। लेकिन उसके बाद इसमें अच्छा खासा रिवर्सल आया एंड 80% प्लस तक राइज भी देखने को मिला, लेकिन उस राइज से इस टाइम 40% का डाउनफॉल जो है मायने रखता है। काफी सारे जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं कि ये फॉलिंग क्यों है। फॉलिंग का रीजन भी हम जानेंगे, जो मेन रीजन है, जो मेन कंसर्न है, जिससे कि ये वीडियो आपके लिए डिसीजन मेकिंग रहेगी। इसके अलावा क्या काम है जियो फाइनेंशियल्स का, इसके बिजनेस का, एंड इसके साथ इसका फ्यूचर आउटलुक क्या बनता है, जिससे कि सच में ये वीडियो डिसीजन मेकिंग आपके लिए रहेगी एंड आपके लिए नीडफुल रहेगी। बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिए अगर जियो फाइनेंशियल्स को लेकर आपके लिए अगर कोई भी क्वेश्चन है तो। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहे। हमारे ये दूसरा चैनल है स्टॉक 247 के बाद ये पोर्टफोलियो 247। मैं चाहती हूँ सभी से रिक्वेस्ट कि इस चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा प्यार सपोर्ट दिखाइए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड वीडियो को लाइक भी करिए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। पहला कौन सा है? ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस जो है इंडिया की लार्जेस्ट एंड पहले नंबर पर आने वाली एनबीएफसी कंपनी है क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए देश की लार्जेस्ट कंपनी में से एक है। हालांकि इसके बारे में भी थोड़े से जो है कंसर्न्स आ रहे हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे और उससे जियो फाइनेंशियल्स को बेनिफिट आगे मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी मैं बताने वाली हूँ। ओके, तो जियो फाइनेंशियल जो है सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी है। ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये लेंडिंग, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स, पेमेंट सॉल्यूशंस एंड साथ ही एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। ऑब्वियसली डिजिटल का जमाना है एंड ये ऐप लॉन्चिंग भी कर रही है कंपनी, उसमें भी ये जो है ऑब्वियसली नए तरीके से एक्सपेंड कर रही है। कौन सी कंपनी क्या काम करती है इतना तो डिटेल्स आप ले लेते हैं, लेकिन चलिए हम बात करते हैं कि इसके फॉलिंग का रीजन क्या है। इसके कुछ मेन रीजंस पर हम डिस्कस करते हैं। मेन रीजन रहा कंपनी का क्वार्टरली अर्निंग, क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 19.86% से फॉल हो गया क्योंकि ये पहले सेम क्वार्टर में ही ड्यूरिंग द पीरियड ये जो है 202 करोड़ था जो घटकर 161.04 करोड़ के समथिंग आ गया। यहाँ पर 19% प्लस का जो है फॉल देखने को मिल गया इसके इंटरेस्ट इनकम पर। एंड ध्यान दीजिए जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज हैं, एनबीएफसी कंपनीज हैं एंड खास करके बैंकिंग कंपनीज हैं, इन सभी में जो गिरावट का मेन रीजन एंड मेन कंसर्न जो रहा यही रहा फाइनेंशियल 2024 में, खास करके क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं कमा पा रही थी। एंड आपने ध्यान दिया होगा कि जब ये रेपो रेट वाला सीन आया, टैक्स वाला सीन आया, तो इसमें इंटरेस्ट इनकम बढ़ाने पर ही फोकस किया गया है, जो आपको आगे मैं समझाने वाली हूँ। इंटरेस्ट इनकम में फॉल की वजह से ये गिरावट स्टार्ट वहीं से हो चुकी थी। इसके बाद इसके रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला, वो भी 32% से रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ क्योंकि ये 608 करोड़ था सेम क्वार्टर में पिछले साल से कंपैरिजन करके, जो घटकर 413 करोड़ के समथिंग आ गया। तो रेवेन्यू में बड़ा फॉल देखने को मिला। प्रॉब्लम इसलिए हुई, रेवेन्यू में फॉल इसलिए देखने को मिला क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स के लिए जो डिविडेंड इनकम आने वाले थे ना, उसमें प्रॉब्लम्स आई, तो इस वजह से जियो फाइनेंशियल्स के रेवेन्यू में फॉल देखने को मिला। अब देखिए उसी के बाद इंटरेस्ट इनकम फॉल हुआ, रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ एंड आई बारी प्रॉफिट की। एंड आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 3 में भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ। हालांकि डिक्लाइन ऐसे नहीं हुआ कि कंपनी ने कुछ प्रॉफिट ही नहीं बनाया, एक्चुअल में इसने 295 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, रिपोर्ट किया। कंपनी ने 295 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वो पिछले साल से कंपैरिजन किया जाता है, पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन, तो उस कंपैरिजन में 57% का डाउनफॉल था क्योंकि उसी सेम क्वार्टर में जो है पिछले बार का फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए 25 से में फाइनेंशियल ईयर 25 क्वार्टर 3 में रिपोर्ट किया 295 करोड़, लेकिन वही फाइनेंशियल ईयर 24 क्वार्टर 3 में इसने 608 करोड़ का प्रॉफिट किया था। अब उससे कंपैरिजन किया गया तो यहाँ पर 57% का ड्रॉप देखने को मिल गया। यहाँ पर ये भी रहा। अब देखिए इंटरेस्ट इनकम डाउन, रेवेन्यू डाउन, प्रॉफिट डाउन। प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी, प्रॉब्लम इसलिए थी कि इसके बावजूद भी कंपनी खुद को एक्सपेंड करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर रही थी, खर्चे बढ़ा रही थी, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रहे थे, इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे। एंड प्रॉब्लम यहाँ और बढ़ी जब इसने अपने स्टाफ के कॉस्ट बढ़ा दिए। स्टाफ के कॉस्ट थोड़ा मोड़ा नहीं बढ़ाया, 39 करोड़ पहले था सेम क्वार्टर फाइनेंशियल 24 क्वार्टर में जो इसके कॉस्ट थे स्टाफ के,
39 करोड़ मान लीजिए थे, तो 3 गुना इसने जो है इस बार कर दिया, यानी कि उससे 3 गुना बढ़ा दिया। तो एक तो प्रॉफिट नहीं बना रही, रेवेन्यू डिक्लाइन, इंटरेस्ट डिक्लाइन, ऊपर से ये सारे एक्सपेंसेस, तो ऑब्वियसली ऐसे पर कंपनीज पर मार्जिन प्रेशर पड़ता है एंड उन कंपनीज के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती है, फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं। एंड जब कंपनी फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस करती है तो इन्वेस्टर्स डमाडोल होने लगते हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस कम होने लगता है, उनकी मेंटेलिटी उस कंपनी से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट के लिए होती है वो थोड़ी सी कम होने लग जाती है, यानी कि वो जो है अपना पेशेंस लूज करने लग जाते हैं कि मे बी आगे प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली कंपनीज पर प्रेशर, सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली जो प्राइसेस है वो भी फॉल होंगे। प्रॉब्लम आपको बता दूं कि जियो फाइनेंशियल में इन दिसंबर 2023 से भी शुरू हो गए थे, क्योंकि उस टाइम कंपनी का जो प्रॉफिट था, क्वार्टरली प्रॉफिट, वो 56% से उस टाइम भी डिक्लाइन हुआ था। अब देखिए, कोई भी कंपनी ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस बढ़ाती है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छे रहते हैं तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहता है, या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन आता है तो वो शॉर्ट टर्म के साथ साथ एनुअली परफॉर्मेंस भी उसका बिगड़ जाता है। तो ये 2023 से ही इसको प्रॉब्लम झेल रही है, प्रॉफिट में डिक्लाइन आ रहे हैं। एंड डिक्लाइन का रीजन, कंपनी ने उसके बाद डिविडेंड इनकम घटाए। एंड आपको बता दूं कि 2023 से ही, अगस्त 2023 में ही ये लिस्ट हुई है, लेकिन क्वार्टरली जो इसके 2023 थे उसी से डिविडेंड इनकम घटाए, प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ 56% से। एंड इसके बावजूद कंपनी के जो फेयर वैल्यूएशंस थे उसमें चेंजेस आने लगे। एंड कंपनी के वैल्यूएशंस में अगर चेंजेस आने लगते हैं तो वहां पर ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जहां, वहां पर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स एंड वॉलेटिलिटी भी आती है, एंड इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स भी चेंज होते हैं। एंड इसी वजह से लिस्टिंग्स कुछ खास दी भी नहीं थी इसने। ये सब चल रहा था, इसके बावजूद कंपनी ने खुद को एक्सपेंड करने के लिए, नए अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत खर्च किए, जैसे कि जियो फाइनेंशियल ऐप लॉन्च किया। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स पर डेट, डिजिटल इंश्योरेंस जैसे फाइनेंशियल नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए। सो ऑब्वियसली यहाँ पर मार्जिन प्रेशर इस पर बढ़ रहा है। अब देखिए, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली बताया कि फेयर वैल्यूएशन चेंज होने लगे, तो इस वजह से फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस कर रही थी कंपनी। तो चलिए थोड़ा सा मैं वैल्यूएशंस पर चलती हूँ कि एक्चुअल में कंपनी का वैल्यूएशंस क्या आता है। मैं नहीं कर रही हूँ, ये कुछ कैलकुलेशंस है, कुछ एनालिसिस के थ्रू, डीसीएफ का नाम आपने सुना होगा, उसके थ्रू, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। दो तरीके से इसमें कैलकुलेशंस बताए गए हैं, एक डीसीएफ यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो, एंड दूसरा पीसीएफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, जो कि फ्री कैश फ्लो है, उसके थ्रू ये कैलकुलेट किया जाता है। डीसीएफ का अलग होता है, एंड जो प्रोजेक्टेड फ्री कैश फ्लो है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू से कैलकुलेट किया जाता है। तो डीसीएफ कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग ये अंडर वैल्यूड है, 24% प्रीमियम डाउन पर मिल रही है, यानी कि 24% आपको सस्ता मिल रहा है। लेकिन वहीं पर इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड फ्री कैश फ्लो के अकॉर्डिंग चेकआउट करें तो ये माइट ओवर प्राइस्ड है, वो भी 53% ओवर प्राइस्ड, ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। तो दोनों ने यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट किया है, एंड शायद इसी वजह से इन्वेस्टर्स भी कंफ्यूज है एंड इसके प्राइसेस भी कंफ्यूजिंग फेस में है। सो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कैसे हुआ, तो कुछ यूजफुल नेटफिल होना चाहिए। सो यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि रिसेंटली आपने एक तो 40% करेक्शन है इसमें ऑलरेडी, एंड इसके बावजूद आपने नोटिस किया होगा कि इस रेपो रेट घटने से जो न्यूज आए थे, आपने, मैंने इस पर वीडियो दी है कि किस किस कंपनीज को, किस किस सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेंगे। तो इन पे से निकल कर आया था कि मोस्टली जो एनबीएफसी को बढ़ावा देने के लिए ही किया गया, टैक्स में छूट, डिस्पोजल इनकम्स आएंगे, तो लोन्स वगैरह लेने में बड़े ये जो रिटेलर्स लोन्स है ये बढ़ेंगे। तो ऐसे में बैंकों के एंड खास करके एनबीएफसी के एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, होम लोन्स, हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड कराने वाली कंपनीज है, तो मोस्टली जो है एनबीएफसी को ही फोकस किया गया, वहां पर फर्स्ट नंबर पर एनबीएफसी ही रही जिनको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसे में एनबीएफसी के जो इंटरेस्ट इनकम जो है वो बढ़ेंगे, ठीक है, तो उस वजह से इन फ्यूचर इसको बेनिफिट मिल सकता है अगर ऐसा होता है तो। अब इसके बाद बता दूं, ये तो आगे की बात हो गई पूरे सेक्टर वाइज की, लेकिन जियो फाइनेंशियल जो है सेकेंड लार्जेस्ट है एनबीएफसी में, एंड फर्स्ट नंबर पर है बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पर बता दूं कि बजाज फाइनेंस अभी तो है फर्स्ट लार्जेस्ट अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए भी, लेकिन आपको बता दूं कि ये चेंज हो रहा है, बजाज फाइनेंस जो है अब सिक्योर्ड लोन्स की तरफ बढ़ रही है, होम लोन्स की तरफ बढ़ रही है, वो भी कम इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि बजाज फाइनेंस का फर्स्ट रहना आई थिंक चेंज अगर होता है किसी भी रीजन से, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड से हटकर सिक्योर्ड लोन्स की तरफ बढ़ रही है, तो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल को उसका बेनिफिट मिल सकता है, मे बी इन फ्यूचर ये फर्स्ट पर आ सकती है। तो उस हिसाब से अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको फ्यूचर आउटलुक समझ आएगा। सो उम्मीद करूंगी कि जियो फाइनेंशियल्स को लेकर ये वीडियो आपके लिए नीडफुल रही होगी, यूजफुल रही होगी। सो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड इसके बाद नेक्स्ट किस
कंपनी पर आप डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।